आज हम लोग बहुत ही चर्चित विषय सतत विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, की चर्चा करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास से तात्पर्य है बिना विनाश किए विकास से है। इसे संतुलित विकास भी या टिकाऊ विकास भी कहा जाता है। पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। अतः पर्यावरण सुरक्षा के बिना विकास को सतत नहीं बनाया जा सकता, अर्थात भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में किस प्रकार प्रयोग करना जिससे आर्थिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा के बीच एक वांछित संतुलन बन सके। विकास की विभिन्न अवधारणाओं के संकेतक, प्रतिरूप, परिणाम आदि पर ध्यान देने से यह स्पष्टतः विदित हुआ कि जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति उसके जीवन स्तर को बढ़ाने में सफल रहा, किंतु कुछ क्षेत्रों जो मानव जीवन एवं विकास के लिए आवश्यक है का ह्रास हुआ है। समाज के विभिन्न वर्गों ने विकास की अवधारणाओं के प्रभावों को विश्लेषित किया तो पाया कि विकास के आर्थिक वृद्धि की संकीर्ण परिभाषा एवं एक पक्षीयता ने स्थानीय स्तर से विश्व स्तर पर पर्यावरण का काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इससे मानव अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास के साथ साथ समाज में अमीरी गरीबी की खाई भी निरंतर बढ़ते जा रही है। इसी विचार ने नए अवधारणा को जन्म दिया जिसे हम लोग सतत विकास के नाम से जानते हैं। सतत 1960 के दशक के पश्चात मानव समाज को यह महसूस होने लगा कि इस तरह के विकास मॉडल को अपनाने से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा और मानव के अस्तित्व को बचाना कठिन हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जैव विविधता का ह्रास इत्यादि से काफ़ी परेशानी हुई, जिसके कारण सतत विकास की अवधारणा हमारे समक्ष आई। सतत विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें आर्थिक वृद्धि को संतुलित करती है और जो प्रकृति द्वारा संसाधनों के पुनरुत्पादन तथा मानवीय अवस्थाओं, जिसमें सामाजिक और मानवीय विकास है, के उन्नति को प्रमुख स्थान देती है। यह जीवन, मानवीय परिस्थितियों एवं मूल्यों तथा प्रकृति के संतुलन पर जोर देती है। वर्तमान समाज के पुनर्रचना के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संरचनाओं में मूलभूत परिवर्तन पर जोर देती है।
प्रकृति द्वारा संसाधनों के पुनरुत्पादन की निर्माण क्षमताओं को बाधित किए बिना ही वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। सभी स्तरों पर गरीबी, असमानता और अन्याय को दूर करने में प्रभावी हो। मानव को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। विकास के विभिन्न साझेदारों के बीच संवाद एवं निर्णय में भागीदारी का समावेश करती है। अतः सतत विकास की अवधारणा में आर्थिक विकास में पर्यावरणीय एवं समग्र मूलता के चिंतन का समावेश है। यह अवधारणा प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के बीच उचित संरक्षण एवं प्रबंधन पर जोर देता है। सतत विकास की परिभाषा हम लोग देखें। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में सतत विकास की परिभाषा इस रूप में दी गई है। विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान की ज़रूरतों की पूर्ति इस तरह करे जिससे भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों की पूर्ति को पूरा करने की क्षमता पर असर न पड़े। अब हम लोग देखते हैं सतत विकास के अंतर्गत क्या क्या तत्व निहित हैं। पहला है अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्रियाएं ऐसी हों जो आम जनता के हित में हो, आत्मनिर्भर एवं स्थानीय आधार वाली हों। दूसरा है जैव मंडल। मानव केंद्रित दृष्टि को त्याग करना। प्राकृतिक संसाधनों की एक सीमा हो जिसका सम्मान होना चाहिए एवं संरक्षण एवं निर्माण में स्थानीय समुदाय की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। तीसरा है समता। समाज की सभी गतिविधियों, वितरण, लाभ एवं निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता हो। अब हम लोग सतत विकास के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो सबसे पहले पर्यावरण के ह्रास को रोकने तथा भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान के लिए सतत विकास अनिवार्य है। 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सतत विकास और उससे होने वाली सामाजिक एवं आर्थिक लाभों पर लंबी चर्चा की गई, किंतु इस विकास की अवधारणा से संबंधित चर्चा पूर्व से ही प्रारंभ हो गया था। 1962 में रिचल कार्सन की पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग आई, जिसमें कीटनाशकों का वन्य जीवों पर प्रभाव क्या पड़ता है का उल्लेख किया गया। 1968 में पॉल इलिर्च की पुस्तक पॉपुलेशन बॉम्ब, जिसमें जनसंख्या वृद्धि एवं प्राकृतिक संसाधन पर बहस किया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उससे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं करने से भविष्य में जनसंख्या को प्राकृतिक संसाधनों की अनुपलब्धता हो सकती है। 1969 में एक एनजीओ की स्थापना की गई, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, जिसने पर्यावरण संरक्षण एवं निर्णय प्रक्रिया में सभी की सहभागिता पर जोर दिया। 1972 में क्लब ऑफ रोम्स द्वारा लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कराया गया। 1974 में मानव विकास हेतु विज्ञान एवं तकनीकी
परिसंवाद में समतापूर्ण वितरण पर जोर दिया गया। 1980 में ग्लोबल 2000 वैश्विक पर्यावरणीय विनाश विश्व उपभोक्ता स्तर को पश्चिमी देशों के अनुरूप नहीं रखा जा सकता है, ऐसा सोचा गया। 1980 में ही IUCN, UNEP एवं WWF द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र का प्रकाशन वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी लिविंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रकाशन किया गया और इसमें ये कहने का प्रयास किया गया, बताने का प्रयास किया गया कि विश्व के संसाधनों का कंजर्वेशन किया जाए और उसका सस्टेनेबल सतत विकास किया जाए ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। 1982 में यूएनओ के सामान्य सभा में वर्ल्ड चैप्टर फॉर नेचर का प्रस्ताव रखा गया और 1983 में यूएनओ की साधारण सभा में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग का गठन। इस आयोग की अध्यक्षता नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड को सौंपी गई। संसाधन क्षरण, प्रदूषण, जनसंख्या जैसे विषयों के आपसी संबंधों पर चर्चा, सीमित साधनों के साथ असीमित आर्थिक वृद्धि संभव नहीं है। इस रिपोर्ट में इन बिंदुओं पर बल दिया गया कि जैसे नागरिकों की निर्णय लेने में भागीदारी हो, आर्थिक संस्थाओं में अधिक उत्पादन तकनीकी विकास के साथ किया जाए, पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर विकास पर बल दिया जाए एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण किया जाए, बदलती परिस्थितियों पर निर्णय लेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्यावरण के टिकाऊपन पर ध्यान रखना, सतत ब्रंटलैंड महोदय ने विकास की योजना बनाते समय इन बातों पर ध्यान रखने पर बल दिया था कि सतत विकास, सतत पृथ्वी, सतत मानव विकास, सतत शांति एवं विकास, सतत उपभोग और सतत तकनीकी। 1991 में केयरिंग फॉर द अर्थ ए स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल लिविंग नामक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रकृति संरक्षण एवं स्थानीय सहभागिता पर जोर दिया गया। 1992 में ब्रंटलैंड की रिपोर्ट के प्रकाशन के परिणाम स्वरूप रियो डी जेनेरो में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, का आयोजन हुआ। इस रिपोर्ट में इन बिंदुओं पर बल दिया गया कि नागरिकों को निर्णय लेने में भागीदारी हो, आर्थिक संस्थाओं में अधिक उत्पादन तकनीकी विकास के साथ किया जाए, पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर विकास पर बल दिया जाए, पारिस्थितिकी का संरक्षण किया जाए और बदलती परिस्थितियों में निर्णय लेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्यावरण के टिकाऊपन पर ध्यान रखना। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 पर आम सहमति बनी, जिसमें पर्यावरण एवं विकास पर घोषणा पत्र, जिसे रियो घोषणा पत्र, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, वनों से संबंधित नीति का निर्माण किया गया। 1997 में यूएनओ की साधारण सभा की विशेष बैठक का आयोजन, जिसमें रियो घोषणा पत्र पर कार्रवाई की समीक्षा कर इसमें होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की गई। 2002 में जोहान्सबर्ग में रियो 10 आयोजित हुआ, जिसमें पर्यावरण व विकास से संबंधित हर संभव मुद्दे पर चर्चा
किया गया एवं दिशा निर्देश दिया गया। 2009 यूएनओ की साधारण सभा की विशेष बैठक का आयोजन कर हरित अर्थव्यवस्था तथा निर्धनता उन्मूलन एवं संस्थागत ढांचा का विकास पर प्रस्ताव लाया गया। 2012 रियो 20 की बैठक का आयोजन कर भविष्य की नीतियों पर प्रस्ताव लाया गया। 2015 एजेंडा 30 यूएन के सभी 193 देशों ने अगले 15 वर्ष के लिए एक्शन प्लान पर अपनी मुहर लगाई, जिसमें नागरिकों के विकास, पर्यावरण का विकास, पृथ्वी से भूख एवं गरीबी उन्मूलनता, असमानता तथा अन्याय को दूर करना, लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण पर जोर, जलवायु परिवर्तन पर चिंतन करना मुख्य लक्ष्य रखा गया। आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय संतुलित विकास पर जोर दिया गया। अब देखते हैं सतत विकास का मूलभूत स्वरूप क्या है। विकसित देशों के उपभोक्तावाद एवं विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण सतत विकास करना कठिन हो गया है, अतः इन पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे जैव विविधता, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, कूड़े करकट का प्रबंधन, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट, पारिस्थितिकी का संरक्षण। सतत विकास के उद्देश्यों पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। मानव को ऐसा जीवन स्तर उपलब्ध कराना जो समानता और न्याय पर आधारित हो, मानव का गुणात्मक विकास हो, विकास प्रक्रिया के नीति निर्माण में समाज के सभी वर्गों की सबल भागीदारी हो, प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव विविधता का संरक्षण तथा संसाधनों का पुनर्उत्पादन हो, प्रकृति के पुनरुत्पादन क्षमता का सम्मान हो, प्रकृति अनुकूल तकनीकों का प्रयोग हो, देशज ज्ञान एवं विकास को एक साथ जोड़कर स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल एवं प्रासंगिक विकास हो, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण हो, सामाजिक अन्याय की समाप्ति हो, विकेंद्रीकरण एवं निर्णय प्रक्रिया में सबकी भागीदारी हो, आर्थिक विकास से संबंधित विचारधारा की समीक्षा हो, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग हो। अब ये सतत विकास के उद्देश्य थे, जिसकी पूर्ति के लिए सतत विकास हेतु कुछ रणनीतियाँ अपनाने हेतु प्रस्ताव आया विभिन्न आयोगों द्वारा और विद्वानों द्वारा और विभिन्न संगठनों द्वारा। ये सतत विकास हेतु निम्नानुसार रणनीतियाँ हैं। ये रणनीतियाँ राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था सबसे संबंधित है, अतः हम लोग एक एक करके सब पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। नागरिकों की प्रभावशाली नीति निर्माण, सहभागिता वाली राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो आत्मनिर्भर एवं टिकाऊ तकनीक पर आधारित हो, व्यापार एवं वित्त के टिकाऊ तरीकों का विकास करने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो, निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरण एवं विकास पर साथ साथ चर्चा हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जो असंतोषपूर्ण विकास से उत्पन्न तनाव का समाधान कर सके, पर्यावरण का सम्मान करने वाली उत्पादन व्यवस्था हो, मानव की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति आवश्यक रूप से हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, हेल्थ हो, ये सब की ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इनकी पूर्ति आवश्यक रूप से हो,
लचीला एवं बदलाव की इच्छुक प्रशासनिक व्यवस्था। बहुत ज़रूरी है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो लचीला हो और बदलाव की इच्छुक हो। ऊर्जा के नवीन स्रोतों का विकास करना, जिससे वर्तमान सीमित संसाधनों पर दबाव कम हो। आवश्यक प्रबंधन हो, जैसे कूड़ा करकट, अपशिष्ट या अन्य पर्यावरणीय बेकार चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं रणनीतियाँ हो जाने के बाद हम अब सतत विकास से हम लोगों ने देखा कि सतत विकास की अवधारणा कैसे कैसे बढ़ी और वर्तमान में सतत विकास एक बहुत ही आवश्यक तंत्र विकसित हो, ताकि जो हमारे संसाधन हैं और जो जनसंख्या है उनके बीच में एक लय बना रहे, ताकि सतत विकास से संसाधनों का उपयोग भविष्य तक के लिए सुरक्षित रहे। धन्यवाद।